नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 केसों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके दी है। दरअसल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 केस ऐसे हैं जिन पर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है, जिनको सरकार ने वापस ले लिया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही एमपी एमएलए से जुड़े केसों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। वैसे आज अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में माननीयों से जुड़े केसों के जल्द निपटारे को लेकर सुनवाई भी होनी है। उज्ज्वला 2.0 योजना के महाअभियान की शुरुआत आज योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इस योजना की मदद से 20 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। इस योजना में प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और साथ ही अगर आपका पता बदल गया तो भी आपको उज्ज्वला 2.0 योजना के जरिए लाभ मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। वैसे इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी 10 अगस्त को कर चुके हैं, लेकिन यूपी में इसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज 20 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर इस योजना का फायदा दिया जाएगा। उज्ज्वला 2.0 की यूपी में आज लॉन्चिंग है और इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। 10 अगस्त को पीएम ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे आज से लॉन्च किया जा रहा है और इसके तहत 20 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उनके जीवन में आसानी आ पाए, उनको धुएं से निजात दिलाई जा सके और हर जरूरतमंद को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा सके। आगे बढ़ते और बात करते एक और बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाती है। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत पहली बार महिलाओं को चूल्हा और गैस सिलेंडर भरकर फ्री में मिलेगा। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अगर आपका पता बदल भी गया है तो भी आपको गैस कनेक्शन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना क्या है आप ये भी देख लीजिए। गरीबी रेखा से नीचे वालों को एलपीजी कनेक्शन इसके तहत दिया जाता है। उज्ज्वला योजना 2.0 में पहली बार चूल्हा गैस फ्री दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है। अगर पता नहीं तो भी गैस कनेक्शन ले सकते हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट उज्ज्वला 2.0 को लेकर? देखिए, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने 2.0 उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और आज पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। करीब इस पूरे कार्यक्रम के जरिए 20 लाख महिलाएं हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही जो नया प्रावधान किया गया उसके तहत प्रवासी श्रमिक जो हैं उनके लिए खास प्रावधान किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पते और जगह बदल चुकी है। लिहाजा ये प्रयास किया गया है कि उनको भी इस योजना से जोड़ा जाए और विशेष तरजीह दी जाए। इसलिए ये प्रयास किया गया कि उनका पता बदलने के बावजूद भी उनको इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारी महिलाओं से संवाद भी करेंगे। जो जिले की लाभार्थी महिलाएं हैं वो अपने अनुभव शेयर करेंगी और ये बताएंगी सरकार को कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है और आएगा। इसके बाद से करीब 12 बजे ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर होने वाला। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और सरकार का ये जो प्रयास है वो ये है कि उज्ज्वला 2.0 जो है वो भी पहले की तरह ही ज्यादा फायदेमंद हो महिलाओं के लिए और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने वाला हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% बढ़ा दिया है। 1 जुलाई से भत्ते की बढ़ी हुई दर लागू होंगी। योगी के इस फैसले से प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने सदन में इसका ऐलान भी किया था। अनुपूरक बजट में महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। राज्य कर्मचारियों को 28% भत्ता बढ़ाया गया है और 1 जुलाई से भत्ते की बढ़ी हुई दर लागू मानी जाएगी। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने निवेश करने की इच्छा जताई है। इसके लिए ब्रह्मोस के डीजी ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान ब्रह्मोस
एरोस्पेस कंपनी ने 300 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। इसके लिए योगी सरकार से लखनऊ में 200 एकड़ जमीन की मांग की गई है। ये दावा किया जा रहा है कि इस कंपनी के आने से करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर सरकार कंपनी को जमीन देती है, कंपनी 3 महीने के भीतर काम शुरू करने की तैयारी में है। बीजेपी कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूरे यूपी में निकाली जाएगी कल्याण सिंह की कलश यात्रा। काशी में गंगा, प्रयागराज में संगम और अयोध्या में सरयू में अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इसके अलावा 1 सितंबर को अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दुख की घड़ी में परिवार का हाथ थामने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेता के निधन की खबर साझा करने से लेकर उनके अंतिम सफर तक परिवार के साथ दिखाई दिए, इस बात का जिक्र किया है। हर व्यवस्था को उन्होंने खुद देखा और परिवार को भरोसा दिलाया कि उनके साथ न सिर्फ सरकार खड़ी है, बल्कि उनकी पार्टी भी कल्याण सिंह के परिवार के साथ खड़ी है। इसके लिए राजवीर सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने और परिवार के साथ क्षेत्र की जनता के साथ आभार व्यक्त किया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह के निधन की खबर जब से उन्हें मिली थी, तब से लेकर करीब 58 घंटे तक, यानी कि कल्याण सिंह के पंचतत्व में विलीन हो जाने तक परिवार के साथ मौजूद थे। राजवीर सिंह का सीएम के नाम जो खत आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम अपने फेसबुक पोस्ट में खुला खत लिखकर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, जिस व्यक्तित्व ने अपने पिता के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारियों की व्यस्तता के चलते उनके अंतिम संस्कार में वो शामिल नहीं हो पाए, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बाबूजी के निधन के पश्चात 3 दिन उनके पार्थिव शरीर तथा दाह संस्कार तक साथ रहकर राम भक्त आदरणीय बाबूजी के बड़े बेटे का हक निभाया, जिसके लिए मैं, मेरा परिवार तथा क्षेत्र की जनता सदैव ऋणी रहेगी। ऐसे योगी के लिए मैं नतमस्तक हूं। इस खत के साथ एक तस्वीर भी कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने साझा की है, जिसमें 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक के हर एक पल में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार के साथ खड़े रहे, उन तस्वीरों को साझा किया है। दरअसल 21 अगस्त को 9:30 बजे के बाद कल्याण सिंह का एसजीपीजीआई में निधन हो गया। खबर सामने आई। इस खबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को सबसे पहले बताया। इसके बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ले जाया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ साथ गए। और इसके बाद कल्याण सिंह के आवास पर जब जनता दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया था, तब शांति पाठ की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही देखी। इसके अगले दिन यानी कि 22 तारीख को कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को विधान भवन और बीजेपी कार्यालय ले जाया गया। इन जगहों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर व्यवस्था को देख रहे थे। इसके बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव अलीगढ़ ले जाया गया, जहां दर्शन की सभी तैयारियां की गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी समीक्षा कर रहे थे। 23 अगस्त को बुलंदशहर के नरौरा में कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार से पहले योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों को देखा और फिर अंतिम संस्कार में परिवार की तरह कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दी। कल्याण सिंह के निधन में विपक्षी नेताओं के नहीं शामिल होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। एटा के मारहरा विधायक ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में विपक्षी नेता इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनको मुस्लिम वोटर्स के फिसलने का डर था। ऐसे लोगों को 2022 में हिंदू समाज करारा जवाब देगा, क्योंकि विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। 2022 में आने वाले चुनाव में इनकी चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर हम माननीय कल्याण सिंह जी के इस निधन के बाद उनके पास पहुंचते तो उनका मुस्लिम नाराज हो जाता, उन्हें हिंदुओं की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रमाणित करता है उनकी मानसिकता को। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखित में बयान जारी कर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बूथ स्तर पर बड़ी साजिश में जुटी हुई है। दूसरे राज्यों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर्स आईडी कार्ड बनाया जाना बेहद गंभीर मामला है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग की सुरक्षा नहीं बल्कि गरिमा का विषय है। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है।
उधर हरदोई में जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान ओपी राजभर ने एक बार फिर से योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में दो लोग झूठे हैं, उनमें एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान ओपी राजभर ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी है उसके हिसाब से जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार हिंदू मुस्लिम कराने के लिए लिंचिंग का सहारा ले रही है ताकि लोगों को बांटकर हिंदू वोटर्स को अपने पाले में किया जा सके। 1931 के बाद से जातिवार जनगणना सरकारें नहीं करा रही हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है कि हर 10 साल पर जातिवार जनगणना हो, जातियां निर्धारित हों कि किसकी कितनी आबादी हुई, उस हिसाब से उसको हिस्सा दिया जाए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ वहाँ मुसलमानों को लेकर के ये बहुत आंदोलित होते हैं। हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा करके, दंगा करा करके सिर्फ वोट लेने की कवायद होती है। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत पहुंच गई। वहां के अलग अलग गुरुद्वारों में रखी ये तीनों प्रतियां भारत आई हैं, जिन्हें दिल्ली में सुरक्षित रखा जाएगा। इन प्रतियों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां भी की गई थी। और जब गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूप विमान से भारत पहुंचे तो खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उन्हें लेने विमान तक गए, जहां उन्होंने एक स्वरूप को अपने सर पर रखा और सतनाम वाहेगुरु बोलते हुए आगे बढ़े। ये तीनों प्रतियां सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें सर माथे लगाया। पहले हरदीप सिंह पुरी उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल तक लाए और फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा उन्हें एयरपोर्ट से उस बस या यूं कहें कि पालकी तक ले गए जिनमें उन्हें रखा जाना था। तीनों में आप देख रहे हैं पूरे सम्मान के साथ इन तीनों स्वरूपों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए एक पालकी तैयार की गई है। फूलों से सजी इस पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रतियों को रखने के बाद उन्हें महावीर नगर के गुरुद्वारे ले जाया गया। इस दौरान उसमें कीर्तन होता रहा। अफगानिस्तान से आए जिस विमान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप आए, उसी विमान से 25 भारतीय भी देश लौटे, जिनमें कई सिख समुदाय के हैं। इधर सीएम योगी ने ट्वीट कर अफगानिस्तान से भारतीयों को सकुशल वापस लाने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अफगानिस्तान में बर्बर तालिबानी शासन के कहर से हिंदू और सिख परिवारों को बचाने के लिए विशेष विमान से उन्हें भारत लाने की मानवतापूर्ण पहल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आपकी इस पहल के लिए मानव सभ्यता सदैव आपकी ऋणी रहेगी। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक बार फिर से यूपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस बार वो 3 जिलों का दौरा करेंगे। सबसे पहले लखनऊ जाएंगे। इस दौरान राजधानी में 26 और 27 को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गोरखनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे और फिर 29 अगस्त को अयोध्या का दौरा करेंगे। अगस्त से 3 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रेल मार्ग से अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद अयोध्या में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। साथ ही रामायण कॉन्क्लेव का उत्तर प्रदेश में अयोध्या से उद्घाटन करेंगे। इसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन रामकथा पार्क दीपोत्सव स्थल पर आयोजित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन से अंदर से लेकर के बाहर जिन मार्गों से जाना है उन सभी मार्गों पर तीव्र गति युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और लगातार यहाँ पर रेनोवेशन का भी काम चल रहा है। हालांकि महामहिम जब 29 अगस्त को यहाँ पहुँचेंगे उस तब तक ये सारे व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद प्रशासन करेंगे। इसके लेकर लगातार यहाँ पर प्रशासनिक दौरे चल रहे हैं। जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार यहाँ पर सुरक्षा को लेकर दौरे पर है, तो वहीं रेलवे के भी वरिष्ठ अधिकारी बीते दिनों यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। सारी तैयारियां चाक चौबंद है और 29 अगस्त को महामहिम का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेमिका के पिता ने बार बार मना करने के बाद नहीं मानने पर बेटी के प्रेमी को घर बुलाकर साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और अपनी बेटी को भी गला दबाकर मार डाला। घटना का किसी को पता ना चले इसलिए दोनों के शवों को यमुना नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो प्रेमिका के पिता ने सारा सच उगल दिया। पुलिस गोताखोरों के साथ मिलकर शवों को ढूंढने में लगी है। पुलिस ने प्रेमिका के पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो नहीं मानी लड़की, तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर लड़की का गला दबाया। जैसा वो बता रहा है, अभी डेड बॉडी नहीं मिली है। हमारी टीम वहाँ पे कॉम्बिंग भी कर रही है और जो है नदी में तलाश भी कर रही है। और एक बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां पर भेष बदलकर भीख मांगने का मामला सामने आया है। हिंदू बनकर भीख मांगने का आरोप लगा है। मुस्लिम युवक मांग रहा था भीख, भगवा वस्त्र पहनकर भीख मांग रहा था। युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गैंग में कई लोगों के शामिल होने का शक भी जताया जा रहा है। दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, मौके पर उससे पूछताछ की तो वह अपना नाम सलीम बता रहा था और उसने बताया कि उसके कुछ अन्य साथी भी इस तरह के भगवा वस्त्र पहनकर यहाँ पर भीख मांगने का कार्य सहारनपुर के अंदर कर रहे हैं। ये लोग दिन में भीख मांगते हैं और कॉलोनियों की रैकी करते हैं, रात को ये फिर उन्हीं कॉलोनियों में चोरी डकैती करते हैं। इससे हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम करेगा कार्य कर रहे हैं। हम लोग उसे पकड़कर सदर बाजार थाने में लेकर आए हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।